गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दे और सरोकार कि यानी स्त्रियां होती हैं, उनके सामने कौन कौन से ऐसी चुनौतियां होती हैं और उनका क्या समाधान किया गया है। तो आज हम स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कुशल कारीगरों की आवश्यकता के कारण कई व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है। किसमें कमी आई है? महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है। अतः स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न व्यवसाय संबंधी कौशलों को विकसित करने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। परंपरागत रूप से पुरुष को घर का प्रमुख कमाई करने वाला सदस्य माना जाता है। जैसे कि हमारे समाज की एक परंपरा बनी हुई है कि स्त्रियों को है जो हमारे समाज का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। पुरुषों को समाज का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। पुरुष ही एक धन कमाने वाला व्यक्ति माना गया है, जबकि स्त्रियों की कमाई को पूरक और गौण ही माना जाता है कि स्त्रियां द्वारा जो भी व्यवसाय किया जाता है, जो भी कमाई होती है, उसको इतना अधिक महत्व नहीं दिया गया है जितना अधिक पुरुषों की कमाई को महत्व दिया गया है। क्योंकि स्त्रियों के पास दोहरे कार्य होते हैं, एक होता है घर का, दूसरा नौकरी का। तो उसमें अधिक जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है? घरेलू कार्यों को ही दी जाती है। कि समाज की मान्यता बनी हुई है कि ज़्यादा से अधिक घर का कार्य कौन करे? स्त्रियां ही करें। तो इसलिए यहाँ पे जो कमाई के रूप में जो अधिक भूमिका निभाने वाला या फिर जिसको अधिक महत्व दिया गया, वो किसको दिया गया है? पुरुष को ही दिया गया है। भले ही वह परिवार में सबसे अधिक कमाने वाली या एकमात्र कमाने वाली ही क्यों नहीं हो। चाहे स्त्री पूरा घर चला रही हो, चाहे वो नौकरी करती हो, एक पुरुष से ज़्यादा कमा रही हो, लेकिन स्थिति किसकी सही होती है? किसकी कमाई को मुख्य माना गया है? पुरुष की कमाई को ही मुख्य माना गया है। स्त्री की कमाई को इतनी विशेषता या इतनी प्रमुखता नहीं दी गई है। आज भी बहुत से भारतीय परिवारों तथा समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। यानी जो प्रतिष्ठा एक समाज में एक पुरुष की है, वैसी प्रतिष्ठा आज भी एक स्त्री की नहीं है। यदि कोई भी कार्य होता है तो उसमें कौन भागीदार होता है? सबसे अधिक एक पुरुष को ही जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। आधुनिक युग में स्त्रियों से संबंधित कुछ दूसरे मुद्दे निम्नलिखित हैं। देखिए, इसके बहुत से मुद्दे हैं। स्त्रियों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। मुद्दे यानी चुनौतियां हमारे सामने हैं और हम इन सब चुनौतियों का सामना करते हैं। तो हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां? जानिए। तनाव और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट है हमारा तनाव और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। यानी सबसे ज़्यादा तनाव में और स्वास्थ्य पर जो अधिक प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है? स्त्रियों पर पड़ता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो हमेशा तनाव में रहती है। घर गृहस्थी को संभालना, कमाना, तो दोनों कार्यों का वजन, बोझा उसके ऊपर आ जाता है, इसलिए वो तनाव में रहती है और स्वास्थ्य पर उनके प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुरा असर, प्रतिकूल यानी बुरा असर पड़ता है। फिर बिना जेंडर भेदभाव के कार्यस्थलों पर सुनिश्चित सुरक्षा। कि कहीं पर भी जाएं तो जेंडर यानी स्त्री और पुरुषों में किसी न किसी रूप से सुरक्षा की दृष्टि के रूप से या किसी और अन्य दृष्टि के रूप से ही भी इनके सामने एक चुनौती होती है। स्त्रियां अकेली बाहर नहीं रह सकती। लड़कियों को हम अकेले घर के बाहर नहीं भेजते हैं, जबकि एक लड़के को घर के बाहर हम भेज देते हैं, क्योंकि उसके सामने भी कई समस्याएं होती हैं। हर पेरेंट्स को अपनी बच्ची को भेजने में सबको ही डर लगता है। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हैं। अब देखिए, मातृत्व लाभ और बच्चे की देखभाल के लिए सामाजिक सहायता। मातृत्व लाभ और बच्चे की देखभाल के लिए सामाजिक सहायता कि स्त्रियां जो होती हैं वो एक माँ के रूप में होती है, एक बहन के रूप में होती है, एक पत्नी के रूप में होती है, दादी के रूप में, कई रूप में अपनी भूमिकाएं निभाती है। ठीक वैसे ही
एक पुरुष भी अलग अलग भूमिकाओं के रूप में आता है, लेकिन माता की जो भूमिका होती है अपने बच्चों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है। स्त्रियों के लिए मातृत्व लाभ बहुत अधिक मायने रखता है, उसके पीछे वो सब कुछ छोड़ देती है। एक बच्चे के पालन पोषण के लिए वो अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं, अपना भविष्य ख़राब कर लेती है। फिर देखिए हमारे संवैधानिक अधिकार अधिनियम और सरकारी पहल। अब इसके लिए स्त्रियों के अधिकारों के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं। किसके द्वारा प्रयास किए गए हैं? गवर्नमेंट द्वारा बहुत से ऐसे प्रयास किए गए हैं। अभी हम जानेंगे कि स्त्रियों के लिए कौन कौन से सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं। भारत का संविधान सभी पुरुषों और स्त्रियों को हर क्षेत्र में समानता का अधिकार प्रदान करता है। कैसा अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार प्रदान करता है। देखिए हमारा देश का संविधान बना हुआ, मैं एक पर्टिकुलर आपको सामान्य से एक जानकारी देती हूँ, उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। भारत द्वारा एक हमारा एक संविधान बना हुआ है, उस संविधान के अंतर्गत व्यक्तियों को बहुत सी सुविधाएं दी गई है। हमारे इस संविधान में 395 वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हमें दी गई है। उसके अंतर्गत हमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं। तो हमारा जो मूल अधिकार जो हैं भारतीय संविधान में हमें क्या दिया गया है? मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे हमें मूल अधिकार दिए गए, जिसमें जिस चीज़ की हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे बहुत से अधिकार दिए। लेकिन मेन जो अधिकार हमें इस चैप्टर से रिलेटेड दिया गया है स्त्रियों को पुरुषों को, वो है समानता का अधिकार। कानून के रूप में, सरकार के रूप में, हमारे संविधान के रूप में स्त्री और पुरुष को समान माना गया है। जबकि ये व्यवस्था जो हमने बनाई है पुरुष और स्त्री में समान असमानता वाली, ये हमारे द्वारा बनाई गई, समाज द्वारा बनाई गई, न कि सरकार के हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कहें तो हम हमारे संविधान के द्वारा हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया जिसमें स्त्री और पुरुष की में कई प्रकार की असमानताएं जो पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में रोजगार या नियुक्ति संबंधी मामलों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ यह जाति, पंथ, रंग, प्रजाति या जेंडर के आधार पर रोजगार अथवा दफ्तर के संदर्भ में किसी प्रकार के भेदभाव को भी रोकता है। इस अधिकार के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की जाती है कि महिला मजदूरों को काम करने के लिए मानवोचित परिस्थितियां प्रदान की जाए और किसी भी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाया जाए तथा उनकी शैक्षिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता और प्रोत्साहन दिया जाए। अब इस अधिकार के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें दी गई कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, चाहे वह किसी भी जाति से हो, उसके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे समाज में एक जाति व्यवस्था बनी हुई है, स्टेट्स बनी हुई है, किसकी? कास्ट की। भारत में बहुत सी जातियाँ विद्यमान हैं, जनरल में है, ओबीसी, एससी, एसटी, कई कैटेगरीज में इन जातियों को बांटा गया। तो हमारे समाज में क्या है? एक कास्ट स्तर बना हुआ, ठीक है, स्टेट्स बनी हुई है। तो गवर्नमेंट, लेकिन हमारा देश का जो संविधान बना हुआ है वो इनके आधार पर कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। ना पंथ के आधार पर करता है। पंथ यानी हमारे धर्म से हम ले सकते हैं कि धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी को समान रूप से सारी योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा कहा गया है, माना गया है। फिर है
इस अधिकार के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की जाती है कि महिला मजदूरों को काम करने के लिए मानवोचित परिस्थितियाँ प्रदान की जाए, कि कोई भी महिला कार्य करता है या नौकरी पेशा है तो उनके लिए विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। शोषण से उन्हें बचाया जाए तथा शैक्षिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता और प्रोत्साहन भी दिया जाता है। यानी शोषण के विरुद्ध एक अधिकार दिया गया है, उसके अंतर्गत एक स्त्री एक लड़कियों के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, बहुत से अधिकार इन्हें प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य को शक्तियां प्रदान करता है। साथ ही ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, जैसे 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1951 का बागान श्रम अधिनियम, 1952 का खदान अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो महिलाओं को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। भारतीय अनुच्छेद 16, देखिए भारतीय अनुच्छेद, ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय अनुच्छेद 16 जो कि फर्स्ट 16 में भी नंबर 1, राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। किसकी गारंटी देता है? अनुच्छेद 16 से ही हमें समानता का अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद से दिया गया है? अनुच्छेद 16 से हमें समानता का अधिकार दिया गया है। फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती है तो फैक्ट्री के प्रांगण में शिशु सदन की व्यवस्था करना अनिवार्य है, जिनमें 6 वर्ष के छोटे बच्चों की देखभाल होगी। इस सुविधा की व्यवस्था फैक्ट्री प्रबंधन को ही करनी होगी। इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों द्वारा रोजगार की आवश्यकता तथा महिलाओं की दशा में सुधार के लिए कई उपाय अपनाए गए। देखिए इसमें बताया गया है कि मान लो कहीं पर भी कोई भी संस्था है, कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में मान लो 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, ठीक है। अब 30 से अधिक महिलाएं जब उसमें कार्यरत हैं तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी फैक्ट्री मालिक है, चाहे वो सरकारी फैक्ट्री हो या फिर वो प्राइवेट हो, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी 30 महिलाएं कार्य करें, कितनी महिलाएं कार्य कर रही है? 30 महिलाएं यदि उसमें कार्य कर रही है तो जो फैक्ट्री का मालिक है या गवर्नमेंट द्वारा कोई संस्था चलाई जा रही है तो उसमें एक शिशु सदन होना चाहिए। भाई जो भारतीय महिलाएं हों चाहे कोई से भी महिलाएं हों, उनके साथ बच्चे 1 या 2 बच्चे तो होते ही होते हैं। अब जब महिलाएं फैक्ट्री में काम करती है तो पीछे से उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? तो क्या होता है, वो महिलाएं अपने बच्चों को अपने साथ रखेगी और जिस संस्था में, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रही है वहाँ पे उन्हें बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और उनके लिए शायद हो सकता है अलग से कोई पेमेंट हो करना पड़े, पे करना पड़े, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ये होता है कि हमने अपने बच्चे को एक शिशु सदन में जो हमारी संस्था है उसमें हमने छोड़ा है तो माताएं निश्चिंत होकर के कार्य करेगी, काम करने में भी उनका मन लगेगा। यदि बच्चों को वो घर पे छोड़ती है तो पीछे से कुछ भी घटनाएं हो सकती है और वो अपने बच्चों को कभी भी घर पे नहीं छोड़ेगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि किसी संस्था द्वारा, किसी फैक्ट्री मालिक द्वारा 30 महिलाएं जहाँ काम कर रही है वहाँ पे एक शिशु सदन की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो व्यवस्था होगी वो संविधान में जो अनुच्छेद हमें दिए गए हैं, अधिकार हमें दिए गए हैं, तो यह अनुच्छेद 48 के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है कि 30 से अधिक महिलाएं जब काम करें तो वहाँ पे एक शिशु सदन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए इनके सुधार के लिए जो अपनाए गए हैं वो हैं श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना की है। सेकंड, समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य सुनिश्चित करने हेतु समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की है।
फोर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु और महिलाओं के काम तथा उनकी आर्थिक एवं उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी पर श्रम कानूनों का पुनरावलोकन करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी समूह भी बनाया गया। नेक्स्ट है महिलाओं द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों पर डेटाबेस निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा एक परिचालन समिति बनाई गई है। भाई महिलाओं के सुधारों के लिए गवर्नमेंट द्वारा पहल की गई है। उसके अंतर्गत पहले तो एक 1948 का फैक्ट्री अधिनियम बना है, जिसमें बताया गया है कि उनके लिए एक शिशु सदन होना चाहिए। फिर दूसरा बनाया गया बागान श्रम अधिनियम, जो कि 1951 में बनाया गया। फिर तीसरा है 1952 का खदान अधिनियम। खदान अधिनियम यानी खानों में काम करने वालों के लिए भी एक अधिनियम बनाया गया, जो 1952 में बनाया गया कि इसमें भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे इसमें कार्य नहीं करेंगे। फिर है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में, जो महिलाओं को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करा था। फिर इसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन ग्रामीण महिलाओं के लिए भी गाँवों में कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका लाभ वो प्राप्त कर सकती हैं। और जब गाँव में रोजगार के अवसर प्राप्त कराए जा रहे हैं किसी योजना द्वारा, तो उसके लिए एक कार्यकारी समूह की व्यवस्था की जाती है, जो उनकी समय समय पर जांच पड़ताल करेगा। क्या करेगा? समय समय पर जांच पड़ताल करता है। पिछले कुछ वर्षों में महिला विकास कार्यक्रमों की मूल अवधारणा में परिवर्तन हुआ। पहले महिला संबंधी कार्यक्रम कल्याणकारी दृष्टिकोण पर आधारित थे, फिर धीरे धीरे ये अवसरों की समानता के उद्देश्यों पर आधारित हुए, जबकि आजकल ये विकास के दृष्टिकोण पर आधारित हो गए हैं। महिला विकास कार्यक्रमों के पूरी तरह से लागू होने पर यह महसूस किया गया है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी उपलब्ध करने में अभी काफ़ी श्रम करना होगा तथा समाज की मानसिकता को आधुनिक बनाना होगा। तो हमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन करने हमारे समाज में, हमारे परिवार में, और महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने चाहिए। तो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा स्त्रियों और उनके कार्य से संबंधित मुद्दों में कि किस प्रकार की स्त्री पर कितना भार बोझ पड़ता है, या फिर उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है, तनाव की आती है, प्रतिकूल प्रभाव की आती है, और बच्चों के देखभाल का वर्णन उस पर होता है। तो ऐसी कई समस्याएं उसके सामने आती है। दूसरा टॉपिक हमने इसी के अंतर्गत पढ़ा कि हमें कई प्रकार के संवैधानिक अधिकार दिए गए, अधिनियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा, बहुत सी पहल की गई, जिसमें हमने बहुत सारे अधिनियमों के बारे में जाना। 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1951 का बागान श्रम अधिनियम, 1952 का खदान अधिनियम, 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम। तो 4 अधिनियमों के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। धन्यवाद।